हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे यूनिटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किरण का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कॉमन पेपर इसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है और यूनिटेरिया में आपका 70 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, और आज हम प्लेटफॉर्म में सेट नंबर 4 में 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आपका कॉमन पेपर रहेगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई, इसीलिए आप लोग जम की तैयारी करें। थोड़ा सा भी आप लोग मतलब लेज़ी नहीं हो, ठीक है ना। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बस उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट शुड यू से इंस्टेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये लैंग्वेज पेपर बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। इफ़ यू सम हेल्प यू तो व्हाट शुड यू से इंस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी थैंक यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 का राइट आंसर आपका यहाँ पर थैंक यू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज क्या होगा। यानी सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, जिसको जीजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी इसमें बताना इस चारों पांचों में कौन सा सही स्पेलिंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिपीटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये आपका दे रखा, आपका इडियम्स दे रखा है टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अब्स्ट्रैक्ट, इसका सिनोनिम्स बतानी, पर्यायवाची बताना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्व। यानी अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। क्या होता है, रोकना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बतानी है। जो वर्ड जो दे रखा है, इंडोर जो दे रखा है इस सेंटेंस में, इंडोर जो वर्ड दे रखा है इसका एंटोनिम्स बताने हैं। बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रेजिस्ट। याद रखिएगा, रेजिस्ट इसका राइट आंसर हो जाए। इंडोर का मतलब होता है सहना यानी बर्दाश्त करना, और रेजिस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, यहाँ भी आपके इडियम्स दे रखा है प्ले विद फायर। प्ले विद फायर यानी खतरों से खेलना। प्ले विद फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, बी हो जाएगा, डू समथिंग रिस्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और दे रखा है इंग्लिश का। यहाँ पर आपको देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है, अनेक शब्द का एक शब्द। एक क्वेश्चन दे रखा है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एग्नोइस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 9 से 13 तक आपको ये पैसेज दे रख, 9 से 13 जो क्वेश्चन है इस पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, पैसेज आपको दे रखा है, देखिए इस पैसेज को देखिएगा और उसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है, कौन सा है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है अनुशासन का अर्थ आपको देखिए, तो सिंपल सी बात है, ऐसे भी बता सकते हैं अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर, स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्वयं और समाज के नियंत्रण नियमों को सर्चना करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ए और बी होगा, नहीं राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है।
बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, इस गधांश में जो ऊपर पैसेज दे रखा है, कह रहा है इस गधांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका, यहाँ पर दे रखा है किसका उपमा दी गई है। तो बताइए यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर आपका यानी भवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी छात्र अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन, आपको बताना यर अलावा जो है किस वर्ग के व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी अंतस्थ व्यंजन। याद रखिए अंतस्थ व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता उष्ण व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन में क्या क्या आता है, श आता है, यानी तलावी श, दंस ये बुधनी सा, उसके बाद दंत सा आता है, उसके बाद ह आता है। ये चारों जो हैं ये उष्ण व्यंजन में आते हैं। याद ये चारों जो हैं उष्ण व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम बताना। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है, विस्मय यानी अस्थाई भाव किस रस में होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अधृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नास्तिक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या दीवार बहुत ऊंची है। तो ये आपका सेंटेंस जो है वाक्य आपका सही है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अतएव शब्द का संधि विच्छेद बताना। अतएव शब्द का संधि विच्छेद बताना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अतः प्लस एव। याद रखिए अतः प्लस एव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका सी यानी ट हलंत जो दे रखा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा। देखिए यहाँ पर दे रखा है आशीर्वाद दे रखा है, इनमें से सही कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आशीर्वाद जो है सही है। बहुत लोग यहाँ पर ए मारेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आशीर्वाद का ये सही वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का आता है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। विवरण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या दे रखा है, विवरण चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास। याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा। अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जंगम इसका राइट आंसर हो। याद रखिए जंगम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, नेकी का फल वदी। नेकी का फल वदी इस लोक्ति का अर्थ क्या है। तो 25 का राइट आंसर यहाँ भी आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भलाई का बदला बुराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो फर्नीचर में पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी इस चैनल से अगर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, देव जो ऋषि। याद रखिएगा देव जो ऋषि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। इस वाक्य के लिए सही सवानी अनेक शब्द का एक शब्द दे रखा, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। तो इसका राइट आंसर आपका ये उसको बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं उसको,
अजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए 28 में शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संबोधन कारक। याद रखिएगा संबोधन कारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर दे रखा है विपद ज्वाल जो दे रखा है, विपद ज्वाल जो दे रखा है इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो बताइए, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा विपद प्लस जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया 30 क्वेश्चन, इसमें क्या था आपका लैंग्वेज पेपर था जिसमें 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका जनरल यानी सामान्य अध्ययन आपका स्टार्ट हो रहा है जो 40 क्वेश्चन आप रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है भारतीय मानक समय या उत्तर जिसको बोलते हैं मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती थी। यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाए, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा। और मानक समय कितना होता है? ये 82.5 डिग्री। याद रखिए 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर होता है। ये साथ साथ इसी को जब अगर हम समय में कन्वर्ट करते तो ये होता है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती। याद रखिएगा ये सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य मिलते हैं। तो कौन कौन सा मिलते हैं? तो याद रहे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की सीमा लगते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। किसका है? बांग्लादेश। और सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। पूर्वी घाट की निम्नांकित में कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? बताना कौन सी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो जवादी पहाड़ी जो है, उसके बाद यहाँ पर एक और दे रखा है सेवराव पहाड़ियाँ। ये दोनों जो कहाँ आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर पालकोडा पहाड़ी की अगर बात करें तो ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर ए और बी दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि MCT जिसको मेन सेंट्रल थर्स्ट निम्न में से किसके बीच अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बृहत हिमालय और लघु हिमालय के क्या है? बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का था भारत के निम्नांकित रामसर स्थल दे रखा और संबंधित राज्य दे रखा है के रूप में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं वेबनाथ की बात, आर्द्रभूमि की बात करते तो ये कहाँ? ये केरल में। ये कहाँ है? केरल में। कोलेरू की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में। ये क्या? आंध्र प्रदेश में है। रुद्र सागर की बात करते हैं तो ये कहाँ है आपका? त्रिपुरा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है जूट से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो जूट क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है। आवश्यक उच्च तापमान यानी 25 से 30, ये भी सही है आपका, तीसरा भी सही है। आवश्यक वार्षिक वर्षा जो 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये भी सही है। यानी 134 यानी पहला ऑप्शन आपका मिला। साथ साथ ये भी याद रखिए जब इसकी खेती के समय इसको अधिक वर्षा की जरूरत होता है। और सबसे अधिक जूट जो है भारत में कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बिहार में पूछेगा तो याद रखिए पूर्णिया जिला में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37। माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
ये कहाँ है? तो असम में। याद रखिए कहाँ है? तो असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन की जलवायु वर्गीकृत किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CWG में आता है। याद रखिए CWG में आता है। CW प्रकार के जलवायु अर्थात शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन्य क्षेत्र की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्न में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर देखा उनका जन्म 1469 में हुआ था। तलवंडी कहाँ थी? ये पाकिस्तान में। ठीक है। और उनकी तलवंडी ते भी सही है। तो 1 3 हो तो 1 3 एक साथ दे नहीं रखा है। और इनकी मृत्यु 1539 में भी दे रखा और कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्न में कौन इन शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा? तो बताइए यहाँ पर 41 का राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 निम्न में से किसे लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी गोपाल हरि देशमुख जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर गोपाल हरि देशमुख की बात की तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भी याद रखिएगा इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राधा कांत देवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है निम्न को काल क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में बताएं। तो यहाँ पर देखा जाए जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जिन्ना का 14 सूत्री मांग। ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा नेहरू रिपोर्ट, उसमें गांधी जी की 11 सूत्री। तो यहाँ पर पहले कौन होगा? तो पहले नेहरू जी का रिपोर्ट हो जाएगा 1928। ठीक है। अगर जिन्ना की बात किया जाए जिन्ना का तो ये था 1929 और गांधी जी का था 1930। तो इसी से अंदाजा लगा ली कौन पहले होगा। तो 2 पहले होगा, उसके बाद 1 होगा और उसके बाद 3 होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। याद रखिएगा लखनऊ। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब। फतेहपुर से कौन कर रहे थे? तो अजीमुल्ला। याद रखिए। इलाहाबाद से लियाकत अली। और बिहार से कौन कर रहे थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब घटित? याद रखिएगा 1925 में। डेट भी याद रखिएगा 9 अगस्त। कभी कभी डेट के साथ दे देता है तो 9 अगस्त याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है आजाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? तो याद रखिए इसको नेपाल में गठन कहाँ किया गया था? इसको नेपाल में गठन किया था। किसके द्वारा? तो याद है नेपाल में जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों की मदद से आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल जी का जन्म असली वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए पश्चिमी चंपारण। यानी राम कुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी जी को बिहार लाने में मेन भूमिका अदा किए थे, भी याद रखिएगा। और राम कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में और इनकी मृत्यु हुआ था 1929 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 171। याद रखिए 171 में अगर 170 की बात करते हैं तो 170 अनुच्छेद 70 में क्या है, तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। उसी तरह से अनुच्छेद 172 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडल के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगर 173 की अगर हम बात करते हैं तो विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 174 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रवाहन और विघटन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1988 में। याद रखिए 1988 में डेट के साथ 12 अप्रैल 1988। लेकिन 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा, इसको दर्जा कब मिला था? तो दर्जा मिला था 1992 में। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का आपका मुख्यालय पूछेगा तो सेबी का मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी 4-5 मैथ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकेंड में तय करता है, अगले 30 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात है। तो आपको सिंपल सा पता होगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो दूरी कितना 20 और 30 कितना हो गया 50 और 4 अच्छे कितना हो गया 10, कट गया यानी 5 आया। तो ऐसे देखिए पहला और दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यूनिट का ध्यान देखिए, यूनिट दे रखा है मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो ए और बी तो ऐसी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 800 रुपया, तो ब्याज की वार्षिक। देखिए अगर आप दर निकालना है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है और ट्रिकी अगर आप जानते हैं तो इसको आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो आप लंबे प्रोसेस से आप क्या कि एसआई निकालिएगा, उसके बाद ये कि उसके बाद मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, डी इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर बाई क्या होता है 100। डी का मतलब होता है यानी सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिए आपका आर निकल जाएगा। डी कितना दे रखा 800, उसके बाद पी कितना दे रखा 20,000 और आर बाई कितना यहाँ पे 100 हो जाएगा। आर बाई कितना यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, 25 बटे 200 होता है, तो कुल मिलाकर यहाँ 1 बचे यहाँ 25 यानी 1/25, क्योंकि यहाँ इक्वल दे रखा है ना, तो 1/25 बराबर इतना होगा, यानी कुल मिलाकर ऐसे 1/25 बराबर आर बटे कितना हो जाएगा आपका 100 यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर जब इधर आएगा इस तरफ तो अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आर बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 5 से कटेगा 20 यानी आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 20%। कितना आया 20%, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता और फिर भी उसे 12.5% का क्या होता लाभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उससे कितना % का लाभ होता। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी प्रश्न। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करना है। मार्केट प्राइस तो 100 होगा, 10% छूट देगा तो 100 के सामान को 90 में बेचेगा। प्रॉफिट दे रखा तो यहाँ से हम क्या करेंगे सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला जो निकालने के लिए होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो 100 सी अपने आप में सीपी 100 होता है और 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 112 यहाँ पर 5 आई डेसिमल है। ठीक है, और इंटू यहाँ पर करेंगे 90। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर सीपी का मान आपका 80 रुपया आएगा। सीपी कितना आ गया 80। ठीक है, सीपी कितना आ गया आपका 80 आ गया। सीपी को हम साइड में लिखते हैं, सीपी कितना आ गया आपका 80 आ गया। उसके बाद कहता है यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य का मतलब 100 रुपया में ही बेचे,
तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए खरीदा यहाँ पर 80 रुपया, बेच रहा है 100 रुपया में, तो उसे कितना % का लाभ होगा, तो 20। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। तो 20 चौका 80 यानी 1/4। आपको पता है 1/4 का परसेंटेज वैल्यू, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे तो 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 100 से इसको गुना कर दीजिए ना, तो 4 से कट के आ जाएगा आपका 25, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आपका, 45 दे रखा है। बड़ी संख्या को 20% और छोटी संख्या को 35% में जोड़ा जाता है तो योग 31 आता है, तो मूल संख्या का योग निकाला। बिल्कुल इजी प्रश्न। हम क्या करें, छोटी संख्या को यानी स्मॉल एस इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, बड़ी संख्या कितना हो जाए बिग, यानी हो जाएगा 45 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का 20% यानी 45 प्लस एक्स का 20%। ठीक है, 20%, उसके बाद प्लस करना है क्योंकि जोग इतना दे रखा है। छोटी संख्या कितना है, एक्स माने हैं, तो एक्स का 20% यानी 20x% हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर 31 आएगा। तो देखिए परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ पर इक्वल के बाद यहाँ पर 31 दे रखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, 20 इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 900 आएगा। 20 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 20x आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 20x लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया, अच्छा देखिए यहाँ पर 35% है, छोटी संख्या में 35, तो यहाँ पर 35 होगा। ध्यान दीजिएगा छोटी संख्या में यहाँ पर 35 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर 35%, 35 एक्स हो जाएगा। और जो परसेंटेज इसको जो फ्रैक्शन कीजिएगा तो यहाँ पर 31 से मल्टीप्लाई नहीं 3100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3100 आएगा। बात समझ में आया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे होगा 900 प्लस 20x प्लस आपका 35x, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 3100। कुछ इस तरह से आपका होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको जोड़िए, तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा आपका 55x आएगा। ये उधर जाकर आपका घटेगा, घट कर कितना आएगा आपका, तो 3100 में से 900 यानी 2200 आएगा। कितना आएगा आपका 2200 आएगा। और x का जब इससे 55 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 40 आया, x का मान 40 आ गया। तो x किसको माने थे, छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या कितना माने थे 45 प्लस 1, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा 85। छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या आपका 85। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल संख्याओं का योग कितना होगा, तब 85 और 40 को जोड़ दिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 125 हो जाएगा। तो 125 किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55। ये आपका बताने इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल ये बताना। देखिए इसको दो पार्ट में करके हम बता रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ पता होने से। ये ट्रायंगल होता है जब इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं, 3 बनते हैं। तो इसी बेस पर लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कितने लाइन 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब बताइए एक पार्ट का मतलब 3, तो 3 है 3 है 3, हम कहने का मतलब कितना है 1 2 3 4 है। तो 3 गुने 4 बराबर कितना, यानी 12, यानी इस फिगर में 12 ट्रायंगल बनेगा। तो याद रखिए 12 बनेगा, एक हो गया। उसके बाद अब 12 तो निकाल चुके हैं, अब हमको इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट को, ठीक है ना। इस पार्ट को निकाल कर सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से ऐसे दे रखा, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रायंगल काउंट करना है। चलिए पहले देखिए यहाँ पर हमको कौन कौन सा शामिल करना, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है। देखिएगा पहले देखिए ये कुछ बन रहा है आपका इस तरह का, इस तरह का बन रहा है ना। तो इसमें भी क्या होगा आपका 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसे भी बन रहा है, तो यहाँ भी 3 होगा। तो 3 है 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। इधर हो गया आपका 8 हो गया। अब मैं थोड़ा सा हटाते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ों हटाते हैं। 8 हो गया।
अब 9 10 कैसे लाना वो देखिएगा, वहां पर देखिए छोटा सा ही बंद रहा है, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10 हो गया। तो 12 पहले था और 10 अभी थे, कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो 22 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्न अनुक्रम में बाएं से 18 अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन है। देखिए पूरा ए से जेड तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 18 कौन सा होता है, एस नंबर। 18 के बाद 6 चलना, तो जाहिर से 18 में और 6 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 किसका होता है, एक्स का होता है। किसका होता है, एक्स का होता है। तो एक्स देखिए बी में दे रखा है और सी में दे रखा है, तो रूल्स कहता है कि जो पहले आएगा, जो जिस ऑप्शन से 2 रखा है, तो पहले वाला ऑप्शन ज्यादा प्रीफर होता है, सी न देकर आप बी करना है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ रेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन नंबर 57 का था दो संख्याओं का मसा और लसा दे रखा है, एक संख्या इतना दे रखा है, हलवा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या कीजिएगा, दोनों संख्या गुना, लसा और मसा को गुना कीजिए। अब बाई कितना लिखिएगा आप 44, काटिए इसको 2 बार में, 2 से इसको काटिए 15 यानी 4 यानी 154। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि निम्नलिखित समय क्या क्या इकाई यानी यूनिट डिजिट बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है 3 भी पावर दे रखा आपको। चलिए तो यहाँ पर देखिए सब पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो इसका मतलब हो इसके पावर के ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा। गुने इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पावर कितना आएगा, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 101 को 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 3 को 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा आपका 81 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर आपका 15, तो 15 चौका 60, देखिए 0 आ गया। तो अब आगे चेक इन, इससे गुना ही नहीं करना, 0 आ गया, इसका मतलब राइट आंसर आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि ऑक्टेन वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉग निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थोरियम जो है अंतिम तत्व है। साथ साथ ये भी याद रखिए न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेन नियम के आधार पर उस समय तक ज्ञात कितने तत्व थे, तो 56 यानी 56 तत्व थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि निम्न में कौन तत्व सुनामी से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहला क्या दे रखा है, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ये नहीं होगा। महासागरों में होने वाली प्राकृतिक घटना, ये सही है। इसके होने पर मूल कारण भूकंप, यानी सुनामी एक तरह का जो क्या होता है, भूकंपी होता है, यानी बी और सी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल की बात करते हैं तो ये दाब का मात्रक, याद रखिएगा दाब का मात्रक है। ठीक है, उसी की तरह से अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक है, कभी कभी टेस्ला पूछता है, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग इतना करते हैं, इतना तो बनता है आप लोग को कि बस शेयर कीजिए, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है। तो इसमें से किसी का उपयोग जो है कैंसर के उपयोग में नहीं किया जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो अब रहा सवाल कि कैंसर में हम किसका उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग करते हैं, यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। उसकी तरह से अगर हम बात करते हैं क्रोमियम 51, एक होता है क्रोमियम 51 की अगर हम बात करते हैं, इसका उपयोग रक्त की जांच के लिए किया जाता है। सोडियम, अगर हम सोडियम 24 की बात करते हैं, रक्त परिसंचरण की जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 आता है, इसका उपयोग गला ग्रंथि की जांच के लिए किया जाता है। और फास्फोरस 31, इसका उपयोग चर्म रोग यानी स्किन रोग को जांच के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है
एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। अब देखिए यहाँ पर तनु लगा हुआ, एक होता है सांद्र। तनु का मतलब होता है कि एसिड की मात्रा कम होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होता है। एक होता है सांद्र वर्ड होता है, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होता है और पानी की मात्रा कम होता है। तो याद रखिए तनु और सांद्र में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती? देखिए इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जनरली यहाँ पर कहीं 300 दे रखा है, कहीं 375 भी देता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होना चाहिए 300 हड्डी। ठीक है, नहीं, राइट आंसर आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। याद रखिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम वोल्यूमीटर की बात करते हैं, इसका उपयोग जो है उसमें विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर एक और लिखा हुआ है क्रोनोमीटर। क्या लिखा हुआ है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग जो पानी के जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? लिसा को कहां लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये उड़ीसा, यानी उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, याद रखिए लाडली बहन योजना की शुरू की है? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने 1000 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो याद रखिएगा 22 स्वर्ण पदक जीता था। अगर टोटल पदक की बात किया है तो भारत टोटल जो है 61 पदक जीता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, जो टोटल 178 पद जीतकर पहले स्थान पर है। उसी तरह से अगर हम भारत की अगर बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इसका रैंकिंग जो राष्ट्रीय खेल मंडल में रैंकिंग कितना, तो इसका स्थान जो है चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे दिया गया? साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जॉन फासे। जॉन फासे इसका राइट आंसर, यानी 70 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जॉन फासे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 70 MCQ डिस्कस किया हूँ, जो आप लोग को पता है कि BPSC टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और इसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। 70 में 30 क्या था आपका लैंग्वेज पेपर और 40 आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि टेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें भी आपको कॉमन पेपर कराया जाए, इसमें 70 क्वेश्चन है। ठीक है, और किरण पब्लिकेशन का भी कराया जाए, इसमें 40 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो तीनों सेट आप लोग को अल्टरनेट आप लोग को देखने को मिला, लेकिन आपको टेरिया को डेली आप लोग को 10 दिन में 10 सेट आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।